हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक है और बीएससी फाइनल ईयर में भी आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं। सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। टॉपिक क्या है आपके पास? रेंज एंड स्ट्रैगलिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल। बेसिकली क्या होता है, रेंज को आप कैसे डिफाइन करोगे? आपने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लिया था, जब आपने इंटरेक्शन ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल विद मैटर लिया है तो क्या होगा? चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट करेगा आपके मैटर के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा? चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ पे मैटर के अंदर एटम्स हैं, उसका जब आयनाइजेशन हो जाता है तो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो आपके पास, आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन कम होती है, तो पॉजिटिवली चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। तो होता क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। जितनी एनर्जी चार्ज पार्टिकल लूज़ करेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी कौन गेन कर लेगा? इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक्स। चार्ज पार्टिकल लूजेज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास रेंज क्या हो जाएगी? जब चार्ज पार्टिकल मैटर में एंटर कर रहा है तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, उसकी एनर्जी लूज़ होती जा रही है कि वो बिल्कुल रेस्ट पे हो जाएगा, यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। तो वो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दैट इज़ रेंज। When a charged particle passes through matter, it loses its kinetic energy। ये तो मैं बता चुकी हूँ। अब रेंज को कैसे डिफाइन करोगे? The range of alpha particle in material, we are considering here charged particle as alpha particle, is the maximum distance traveled by a charged particle before it loses whole of its kinetic energy। यानी चार्ज पार्टिकल था आपके पास, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था और ये वेलोसिटी जो है आप मैटर में एंटर करने के बाद डिक्रीज़ करती जा रही थी। एक स्टेज ऐसी आ गई कि इसने अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, यानी v इक्वल टू जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो। तो इस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जब उसकी काइनेटिक एनर्जी सारी जीरो हो गई? यही मैंने लिखा है, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट लूजेज होल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास क्या होती है? रेंज। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक इनिशियल वेलोसिटी थी आपके पास v नोट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? हाफ एम वी नोट स्क्वायर। फॉर ए चार्ज पार्टिकल हैविंग एनर्जी ई नोट, जब वो इनिशियली जो है चलने लगा तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? v नोट। तो उसकी इनिशियल एनर्जी क्या थी? ई नोट। और अब जब उसने अपनी सारी एनर्जी लूज़ कर दी है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। तो रेंज आपके पास क्या थी? जब पार्टिकल की एनर्जी ई नोट है, ई नोट से जब उसकी एनर्जी जीरो हो चुकी है, उसमें उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप रेंज को कैसे डिफाइन करोगे? ई नोट टू जीरो लिमिट्स हो जाएंगी एनर्जी की, यानी उसने अपनी एनर्जी उसकी कैसे चेंज हो गई? ई नोट से जीरो पर आ गई, उसके बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? dx। अब यहाँ पे आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में? ध्यान से देखिए, माइनस डी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, माइनस डी से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, इंटू वन ओवर वन बाई डी एक्स। डी एक्स को कैसे लिखा है? वन ओवर वन बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ई नोट टू जीरो लिमिट है आपकी, माइनस डी, इसको क्या लिख सकते हो? माइनस डी बाई डी एक्स। और इन द नेक्स्ट स्टेप ई नोट टू जीरो, इसको आप जो है ऊपर न्यूमरेटर में ले आइए इन्वर्स में, माइनस डी बाई डी एक्स इन्वर्स इंटू माइनस डी। और यू कैन से लिमिट को आप चेंज कर दीजिए, तो माइनस डी का साइन क्या हो जाएगा? प्लस साइन हो जाएगा। अब लिमिट आपके पास क्या हो गई? जीरो टू ई नोट माइनस डी बाई डी एक्स इनवर्स इंटू डी ई। सो जीरो टू ई नोट माइनस डी बाई डी एक्स का इनवर्स इंटू डी। और यू कैन से रेंज इज इक्वल टू जीरो टू ई नोट डी ई। ये पावर क्या है? माइनस वन में है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, माइनस डी बाई डी एक्स। दैट इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। जब आपने जो है इंटरेक्शन ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल मैटर के साथ देखा था तो उसमें स्पेसिफिक एनर्जी लॉस निकाला था, दैट इज़ गिवन बाय माइनस डी बाई डी एक्स। और आपके पास जो है क्या आ गया था? जेड स्केयर ई फोर एन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नोट स्केयर इंटू एम वी स्केयर लॉग ई बी मैक्सिमम टू बी मिनिमम। ये बी क्या था? इम्पैक्ट पैरामीटर था। जेड आपके पास जो है जो पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहा है उसका एटॉमिक नंबर था। एन जो है हम आगे चल के बताएंगे, एन इंटू जेड डैश होता है। ये क्या है? एम वी स्केयर, मास है और वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की। तो यहाँ पे आपने बी मैक्सिमम निकाला था वी बाय न्यू, यानी आपने कंपेयर किया था। ये भी बेसिकली आपके पास क्या होता है? डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट कह लो, वेलोसिटी इनटू टाइम। और फ्रीक्वेंसी और टाइम में क्या रिलेशन होता है? वी बाय न्यू। ये सब उस डेरिवेशन में आता है, ये मैंने जस्ट रिकॉल कराया है। बी मिनिमम क्या होता है? आपको पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ नियरली इक्वल टू एच बाई टू।
तो यहाँ से डेल्टा पी क्या होता है mv, तो डेल्टा x जो है क्या हो जाएगा h/2 mv। इसकी वैल्यूज़ हमने सब्सटीट्यूट की थी, -d/dx z²e4 स्मॉल n क्या हो गया n इंटू जेड डैश बाई 4πε0² mv², log e p मैक्सिमम की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए v/न्यू, b मिनिमम की कीजिए h/2 mv। तो आपके पास क्या बन गया -d/dx इज इक्वल टू z²e4 बाई 4πε0² mv² एन जेड डैश, यानी n आपके पास क्या है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम मीडियम। जब चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहा है मैटर के साथ तो उस मैटर के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है कैपिटल N, जेड डैश एटॉमिक नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जो मैटर के अंदर मटेरियल है उसका क्या है एटॉमिक नंबर है जेड डैश। तो n को आपने रिप्लेस कर दिया है एन जेड डैश से, log e 2mv²/h न्यू, दैट इज़ आवर्स फोर्थ इक्वेशन। जब आप अपने एग्जाम में लिख रहे हो इस क्वेश्चन को तो जस्ट आप यहाँ के बाद हेडिंग डाल के ये डायरेक्ट इक्वेशन लिख दीजिए। ये तो मैंने जस्ट रिकॉल कराने के लिए इसमें लिख दिया है। तो सेकेंड इक्वेशन आ चुकी, रेंज है 0 to E0 d/dx, और आपके पास ये फोर्थ इक्वेशन आ चुकी। फोर्थ इक्वेशन से आप क्या देख पा रही हैं, -d/dx क्या है, वेलोसिटी में कैसे रिलेशन है एटॉमिक नंबर में, चार्ज पार्टिकल के में z²/v²। हमें मेन फोकस किस पे करना है, चार्ज पार्टिकल पे। चार्ज पार्टिकल हम कौन सा ले रहे हैं, अल्फा पार्टिकल, लेकिन v तो यहाँ पे भी तो यूज हो रहा है। जब हम इस v² का लॉगरिथम ले रहे हैं दैट इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो वी कैन इग्नोर दिस टर्म। ये मैंने वर्ड्स में भी लिखा है, -de/dx इज़ प्रोपोर्शनल टू z²/v², दैट इज़ आवर्स फॉर फिफ्थ इक्वेशन। एज इन इक्वेशन 4 contribution from v² in logarithmic term is negligible as compared to v² in denominator। जो डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस v², फोर्थ इक्वेशन इन डिनोमिनेटर आउटसाइड द लोगरिथमिक टर्म। ओके, आगे देखिए, एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड v², काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, जस्ट हाफ तो मैथमेटिकल फैक्टर ही तो है कैलकुलेशंस के लिए, हाफ mv²। यहाँ से v² किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, e/m, दैट इज़ आवर सिक्स्थ इक्वेशन। अभी हमने फिफ्थ इक्वेशन निकाली थी, -d/dx जो कि स्पेसिफिक एनर्जी लॉस था, इज प्रोपोर्शनल टू z²/v²। तो -d/dx किसके प्रोपोर्शनल आएगा, z²/v² किसके प्रोपोर्शनल है, e/m, दैट मीन्स -d/dx प्रोपोर्शनल टू mz²/e, दैट इज़ आवर सेवन्थ इक्वेशन। आपने अगर रेंज का फॉर्मूला देखा था, बेसिकली हमारा फोकस किस पे है, रेंज पे है। आप यू नीड द वैल्यू ऑफ -d/dx दैट इज़ रिटन इन सेकेंड इक्वेशन। सो -d/dx किसके प्रोपोर्शनल आ चुका है, mz²/e। यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए सेवन्थ जो सेकेंड इक्वेशन में, 0 to E0 d/-d/dx, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। क्या बन गई, 0 to E0 d/-d/dx को लिखिए mz²/e, और यू कैन से 0 to E0 e इंटू d/mz², 1/mz² यहाँ से कॉन्स्टेंट है, e का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, e²/2, लिमिट क्या है 0 to E0 यानी E0²/2। तो रेंज किसके प्रोपोर्शनल हो गई, E0²/2 mz², लेकिन प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा रहे हैं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हटा देते हैं। रेंज इज़ प्रोपोर्शनल टू E0²/mz²। हमें रेंज को किसके रिलेशन निकालना था, रेंज में और जो काइनेटिक एनर्जी है इंसिडेंट पार्टिकल जो कि आप अल्फा पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या रिलेशन है। सो रेंज इज़ प्रोपोर्शनल टू E0², लेकिन बेटर अप्रोक्सीमेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, रेंज इज़ प्रोपोर्शनल टू E0⁻³ नाउ वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैगलिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। सबसे पहले देखिए बेसिकली स्ट्रैगलिंग है क्या। जब मैंने बोला है कि आपका अल्फा पार्टिकल जो है लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो क्या है, ये अपनी सारी एनर्जी लूज़ कर देता है, और रेंज क्या थी, जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो सब जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, इवन चार्ज भी सेम है, आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, लेकिन सभी आइडेंटिकल पार्टिकल्स की रेंज क्या होगी, डिफरेंट होगी। कोई कितने ही डिस्टेंस पे एनर्जी को लूज़ कर देगा, कोई कितने ही डिस्टेंस पे, तो वो क्या होगी आपके पास, अगर रेंज सबकी डिफरेंट है दैट इज़ नोन एज स्ट्रैगलिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स डू नॉट हैव सेम रेंज इन दी एब्जॉर्बिंग मीडियम, इवन दीज हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। यानी आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम है, स्टिल these do not have same range, यही मैंने वर्ड्स में लिखा है। The actual distance from the source at which all particles lose their
इंटायर एनर्जी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। यानी जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया जब वो स्टार्ट हुआ था वहाँ से लेके उसने एनर्जी लूज़ की, वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। द स्मॉल वेरिएशन इन द रेंज ऑफ पार्टिकल इज़ नोन एज स्ट्रेगलिंग। जो पार्टिकल्स की, इसमें ऐसा तो है नहीं है कि पार्टिकल डाला, आपने बहुत सारे पार्टिकल्स इंसिडेंट कराए हैं। सो द स्मॉल वेरिएशन इन द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कह लो या पार्टिकल्स इज़ नोन एज स्ट्रेगलिंग। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, जब आपने अल्फा पार्टिकल को यहाँ डाला है मैटर पे, तो यहाँ से क्या हो गया है, अल्फा पार्टिकल ने हीलियम पॉजिटिव आयन बन गया है। तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन इज अनदर रीजन फॉर स्ट्रेगलिंग। हीलियम पॉजिटिव आयन्स आर formed due to attachment of electron to some of alpha particles, which leads to slight extension of range before getting neutralized। कि वो अपना जो है न्यूट्रलाइज हो जाए उससे पहले उसने जो है और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, तो यहाँ पे हीलियम पॉजिटिव आयन्स भी बन जाते हैं। ओके, थैंक यू।